नमस्कार दोस्तों, डेल्टा स्टडी पॉइंट जाइल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक रहस्यमय किले के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वो किला है तिमनगढ़ का किला। कौन सा किला है? तिमनगढ़ का किला, जिसके बारे में कई किंवदंतियाँ हैं, कई कहानियाँ रची हुई है। यहाँ से हम यात्रा शुरू करें तिमनगढ़ किले के लिए। तिमनगढ़ किले के साथ साथ आप इस वीडियो में तिमनगढ़ किले के पास स्थित सागर झील और पार्स पत्थर के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके साथ ही जो ध्रुवघटा आश्रम है उसके बारे में भी यहाँ जानकारी प्राप्त करेंगे। हाँ, तो चलते हैं तिमनगढ़ की ओर। तिमनगढ़ पहुँचने से पहले हम ध्रुवघटा आश्रम जाएंगे, जो तिमनगढ़ के रास्ते में ही पड़ते हैं। तो सबसे पहला हमारा पड़ाव होगा ध्रुवघटा आश्रम है, उसके बाद में तिमनगढ़, और तिमनगढ़ के बाद में है सागर झील, और फिर अन्य दर्शनीय स्थलों का भ्रमण करेंगे। करौली भरतपुर जिले की सीमा पर स्थित पहाड़ियों के बीच में डांग क्षेत्र का ये बहुत ही शानदार नज़ारा बरसात के मौसम में बहुत ही अच्छा नज़ारा देखने को मिलता है। पानी, हरे हरे वृक्ष, हाँ, तो हम आ पहुँचे हैं ध्रुवघटा आश्रम। यह है ध्रुवघटा आश्रम, जिस पर एक झरना है जो 12 मास चलता रहता है। ध्रुवघटा आश्रम के पास में झरना पीछे की साइड में आपको दिखाई दे रहा है। ये झरना सदाबहार है, मतलब 12 महीने चलता रहता है। बहुत ही शानदार मनोरम दृश्य। ये पहाड़ियों के बीच में स्थित ध्रुवघटा झरने का पानी एकदम मीठा, ठंडा है, शीतल है। इसमें चट्टानों से कई विशिष्ट तत्व मिल जाते हैं, जिसके कारण ये चर्म रोगों को दूर करने में भी सहायक होता है। तो झरने का दर्शन करने के बाद में हम आश्रम में पहुंचते हैं। आश्रम में थोड़ा सा विश्राम करते हैं। ये हमारी टीम यहाँ आश्रम के अंदर विश्राम करती हुई। इस ध्रुवघटा आश्रम में शिव मंदिर भी है। यहाँ पर कई महात्माओं ने तपस्या की है। बहुत से ऐसे सिद्ध महात्मा हुए जिन्होंने तपस्या की है। आप इस वीडियो पर बने रहिए। हम आपको कई अच्छी चीज़ें दिखाएंगे। ये देखिए, झरने का पानी इधर आगे बढ़ रहा है। पानी कटाव से बना, पानी कटाव से बना। और नीचे कितनी यार छवि भी क्या है ना, नीचे जामे जब पानी जा रहा हो ना, वो हिसाब से साफ है रो, ये धीरे धीरे कटाव पड़ रहा। अब हम आगे बढ़ते हैं तो ध्रुवघटा आश्रम में स्थित जो गुफा है उसकी ओर। ध्रुवघटा आश्रम में गुफा है, निर्माणाधीन गुफा, अभी निर्माण हो रहा है। उस गुफा की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आप नज़रें जमाए रखिए और देखिए ध्रुवघटा आश्रम में स्थित गुफा कैसी है, जो अभी बन रही है। पहले भी इसमें कई गुफा थी, और ये एक गुफा है जो अभी नई बन रही है। यहाँ पर बहुत सारे दर्शक आते हैं देखने के लिए। खासकर इस मौसम में, बरसात के मौसम में, ये क्षेत्र बहुत अच्छा होता है, सुहावना होता है। मनोरम दृश्य आपको देखने को मिलता है। हम आ पहुँचे हैं गुफा के अंदर। दूसरे वाले वीडियो में देखिए, ये गुफा है
चलते हैं गुफा के अंदर, नजरें जमाए रखिए। ये गुफा के अंदर का सीन है। जिसका निर्माण अभी चल रहा है। ये देखिए ये नहीं सर, ये बिल्कुल तो ये बनी हुई अभी दुनिया देखी हुई तो ये नहीं गुफा है। अब नहीं आपको मॉडिफाई करते हुए ऐसे बना रहे हैं, फिर प्राकृतिक में जोड़ गए हैं पहले से ही खाना पीना बनाते हैं। पहले प्राकृतिक बनी हुई है। अब हम ये पौधा पौधे का अब तो पहाड़ों के बात बना ध्रुवघटा दर्शन के बाद हमारी टीम चल पड़ती है तिमनगढ़ फोर्ट की ओर। तो तिमनगढ़ किला की ओर अब हम रवाना हो गए। मैं आपको बता दूं, तिमनगढ़ किला राजस्थान के करौली ज़िले में स्थित है। करौली से ये 40 किलोमीटर दूर मासलपुर तहसील के पास में, मासलपुर कस्बा से 9 किलोमीटर दूर है। और ये बयाना कस्बे से तकरीबन 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस किले का निर्माण 1100 ईस्वी में हुआ था। किले का निर्माण कब हुआ? 1100 ईस्वी में, जो बहुत जल्द ही नष्ट कर दिया गया। और फिर दोबारा 1244 ईस्वी में यदुवंशी राजा हुआ था तिमनपाल। करौली का राजा था यदुवंशी राजा तिमनपाल, यानी 1244 ईस्वी में जो राजा विजयपाल का ही वंशज था, उन्होंने इस किले का फिर से दोबारा निर्माण करवाया। आखिर हम तिमनगढ़ किले में पहुंच ही गए हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये तिमनगढ़ किले का मेन गेट है। तिमनगढ़ किले का मेन गेट देखिए। ये सबसे आगे हमारे खेम सिंह मां साहब हमें लीड कर रहे हैं। तो तिमनगढ़ किले में आप देखिए, इसकी मेन गेट पे बारीकी से मेन दरवाजे पर यहाँ मुग़ल प्रभाव देखने को मिल रहा है, जबकि किले के अंदर के हिस्से में नहीं मिलेगा आपको। ये मेन दरवाज़ा देखिए, ये मुग़ल शैली में बना हुआ दरवाज़ा है। हाँ, तो मुख्य द्वार पर मुग़ल स्थापत्य कला का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। 1196 ईस्वी में यहाँ के राजा तिमनपाल को पराजित करके मोहम्मद घोरी और उसके सेनापति कुतुबुद्दीन ने इस पर अपना अधिकार कर लिया था। कब की बात है? 1196 में मोहम्मद घोरी और कुतुबुद्दीन, जो मोहम्मद घोरी का सेनापति था, इस पर आक्रमण किया और तिमनपाल को पराजित करके इसको अपने कब्जे में कर लिया था। बाद में जैनियों ने भी इस किले को एक बार जीता था। अब इस किले में चारों तरफ सिर्फ मलबा नज़र आ रहा है। कुछ एक छतरियाँ जो कलात्मक है वो दिखाई दे रही है। मलबा ही मलबा खंडर के रूप में तब्दील हो गया है ये किला। देखिए, इस किले में बहुत सी मूर्तियाँ मिली है। कई लोग यहाँ से मूर्ति निकाल के अमीर हो गए। विदेशों में मूर्तियों की बड़ी कीमत सरकार के देख रहे मिली है। अब देखो, तो ये किला एक नटनी की शराब के कारण ऐसा हुआ है या सरकार के संरक्षण के अभाव के कारण ऐसा हुआ है? हम भारतीय लोग बहुत जल्दी भ्रांतियों में फंस जाते हैं। यदि सरकार इस किले की अनदेखी नहीं करती तो शायद ये खंडर के रूप में दिखाई नहीं देता। चारों तरफ मलबा ही मलबा नज़र आ रहा है। तो यहाँ नटनी की जो कहानी बहुत ही रोचक है। कहते हैं कि जो सागर झील है उसके दोनों ओर स्थित दो पहाड़ों के सिरे पर रस्सा बांधकर वो नृत्य कर रही थी। तो राजा ने उससे कहा, इस रस्से को इस पार से उस पार कर लोगी तो आपको आधा राज्य दे दिया जाएगा। और नटनी ने वो रस्सा पार कर लिया, लेकिन राजा माना नहीं और कहा फिर से दोबारा इसे क्रॉस करो। तो जैसे वो दोबारा क्रॉस कर रही थी तो राजा ने उसका रस्सा काट दिया। तब नटनी ने सागर में गिरते समय उसको साफ दिया कि ये किला एक खंडर के रूप में तब्दील हो जाएगा।
लोग आज भी मूर्तियां ढूंढने में, खजाना ढूंढने के लिए इसे बार बार इधर उधर जैसे भी मशीन लगाकर ऐसे मतलब नुकसान पहुंचाते रहते हैं। ये किला 3 मंजिला था, 3 मंजिल के रूप में विद्यमान था। एक ऊपर की मंजिल ढा दी गई है और दूसरी जो बीच की मंजिल है उसका ये मलबा पड़ा है और इस मलबे के नीचे एक मंजिल और है जहाँ पे बारूद, खजाना, खाद्यान्न आदि स्टोर किया करते थे। कहते हैं कि राजा तिमनपाल किसानों से कर के रूप में कृषि कार्यों में प्रयुक्त होने वाले लोहे के औजार जैसे खुरपी, दरांती आदि लिया करते थे। इन टैक्स के रूप में लोहे के औजार, खुरपी है, दरांती है, ये लेते थे क्योंकि उनके पास एक पत्थर था जिसे पार्स पत्थर कहते हैं और पार्स पत्थर के संपर्क में आने पर लोहा सोने में कन्वर्ट हो जाता है। वर्तमान मानव जाति के लिए पार्स पत्थर एक कल्पना मात्र है। यदि पार्स पत्थर की कहानी सच्ची है तो निसंदेह इस किले की नीचे की तह में अकूत खजाना हो सकता है। राजा ने पार्स पत्थर पंडित को दक्षिणा में दे दिया। पुराने जमाने में राजा महाराजा यज्ञ हवन आदि किया करते थे तो उसके एवज में पंडित जी को दक्षिणा के रूप में पार्स पत्थर दे दिया। पंडित जी ने पार्स पत्थर को केवल पत्थर समझकर इसे पास ही स्थित सागर झील में फेंक दिया जो आज भी मौजूद है। पंडित राजा से कहा, आपने मुझे दक्षिणा में क्या दिया? केवल एक पत्थर दिया। तो राजा ने कहा, कहाँ है वो पत्थर? पंडित जी ने कहा, वो तो मैंने सागर में फेंक दिया। राजा को बड़ा अफसोस हुआ और बताया कि वो मेज पत्थर नहीं बल्कि पारस पत्थर था। फिर हाथियों के पैर में लोहे की जंजीर बांधकर सागर में से गुजारा तो एक हाथी के पैर पर बंधी जंजीर सोने की हो गई, लेकिन पारस पत्थर का पता नहीं लगा। स्थानीय लोगों के अनुसार आज भी वो पारस पत्थर इसी सागर में पड़ा है। लेकिन तिमनगढ़ किले की तरह ही देश में कई ऐतिहासिक धरोहर ऐसे ही प्रशासनिक व सरकार की अनदेखी के कारण नष्ट हो जाती है। तो ये थी हमारी तिमनगढ़ किले की शहर जिसमें सागर और तिमनगढ़ के आसपास हमने दर्शन किए और यहाँ डुबकी भी, सागर में डुबकी लगाई। स्नान करके नाश्ता पानी करके यहाँ से हम रवाना हो गए। तो ये थी हमारी तिमनगढ़ किले की शहर। कमेंट करके ज़रूर बताएगा ये शहर कैसी लगी, ये हमारा सफ़र आपको कैसा लगा। तो फिर यहाँ से हम रवाना हो गए। अभी बने रहिए वीडियो पर और भी कुछ चमत्कारिक चीज़ आपको दिखाएंगे, तो जाइए मत, देखिए एक और चमत्कारिक चीज़। अब हम आप पहुँचे हैं यहाँ डाडा गांव के पास स्थित शिव बाबाओं की तपोस्थली पे। ये अपने आप होंगे नहीं, एक ऐसी जगह है, कई सिद्ध महात्माओं ने तपस्या की है। यहाँ पे ये देखिए जो हैंडपंप है इसमें अपना आप पानी आ रहा है, कोई नहीं चला, हैंडपंप को कोई नहीं चला रहा है, अपना आप आ रहा है पानी। ये एक चमत्कार हो सकता है, या पहाड़ के ऊपर स्थित पोखर या तालाब है, उनका जो पानी होता है, पानी का रिसाव से जो सीर आती है, जो नस होती है, उस नस के ज़रिए यहाँ पानी पहुँच सकता है। या वाटर लेवल थोड़ा सा ऊपर और पानी का दबाव एक जगह पड़े तो भी पानी ऐसे आ सकता है। तो ये देखिए ऐसा हैंडपम्प जो अपने आप पानी दे रहा है बिना किसी मशीन के, बिना किसी एनर्जी के। ऊपर हो रहा है। हाँ वाला
बोर लगवाया वो अपने आप लग गया 2006 बहुत बड़ा प्रोग्राम है यहाँ